नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन इसके 5वें भाग को समझने जा रहे हैं। और बच्चों, आज हम इसमें जानेंगे लेखन प्रणाली, साक्षरता और लेखन का प्रयोग, इसके बारे में। सबसे पहले लेखन प्रणाली में मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसको सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। तो इस प्रकार आगे है साक्षरता के बारे में। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, मतलब सभी लोग साक्षर नहीं थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि यह कहीं अधिक पेचीदा थी। मतलब यह जो लिखावट थी वह बहुत कठिन थी। प्रतीक थे उनके और जो उनके चिन्ह थे वो बहुत कठिन थे, उनको बनाना कठिन था। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों पर आधारित थी। तो जिस प्रकार बोला जाता था वैसे ही वो चित्र बना देते थे। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे मछली है तो मछली को प्रदर्शित करना तो मछली का ही चित्र वे बना देते थे, है ना। और जैसे हम फिश लिखते हैं इंग्लिश में, मछली लिखते हैं, अन्य भाषाओं में अपनी अपनी उनकी लिपि होती है, उसके अनुसार वे लिखते हैं, लेकिन वे मछली का ही चित्र बना देते थे। तो इस प्रकार अनेकों सैकड़ों जो है शब्द उन्हें सीखने पड़ते थे, इसीलिए यह भाषा कठिन थी और यहाँ के लोग कम ही पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए। अगला है बच्चों लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंधों को और उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर, है ना, उरुक का एक प्राचीन शासक था, उसका नाम था एन मरकर, के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है ना। एक सुमेरियन महाकाव्य है, उससे पता चलता है कि शहरी जीवन में व्यापार और लेखन कला के बीच किस प्रकार का संबंध था, यह बताया गया है ना। शहरी जीवन में व्यापार और लेखन कला, उसके बीच घनिष्ठ संबंध था। और यह कैसे प्रदर्शित होता है? यह प्रदर्शित होता है एनमरकर के बारे में एक महाकाव्य लिखा गया है, उससे प्रदर्शित होता है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था और अक्सर केवल शहर कहकर ही इसे पुकारा जाता था। अगर किसी को कहना हो कि कहाँ जा रहे हो तो वो उरुक नहीं कहते थे कि उरुक जा रहे हैं, बस वो ये कह देते थे कि शहर जा रहे हैं। तो इस प्रकार शहर शब्द कहकर पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। मतलब केवल वे सुमेरियन लोग, केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही वे लोग ही जानते थे कि व्यापार क्या होता है, अन्य कोई नहीं जानता था, है ना। तो उसके बारे में इस महाकाव्य में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। एन मरकर अपने शहर को एक सुंदर मंदिर, अपने शहर का जो कोई मंदिर था उस मंदिर को भव्य बनाना चाहता था, बहुत सुंदर बनाना चाहता था। तो उसे सजाने के लिए उसने लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातु
मंगाना चाहता था, वह दूसरे स्थान से, दूसरे देशों से। और इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। ठीक है, एन मरकर ने अपना एक दूत भेजा अरट्टा नाम के देश के पास में, और दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग के अनुसार आगे बढ़ता गया। ठीक है, रात में जो चांद तारों की रोशनी जहाँ जहाँ दिखती थी वो आगे चलता रहता था, चलता रहता था, और सूर्य की रोशनी पे तो दिखता ही है रास्ता, तो वो आगे बढ़ता जाता था। और वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की, है ना। तो यही इसी प्रकार जो है उस महाकाव्य में लिखा गया है। तो जो सूसा शब्द है इसमें, उसका मतलब है कि जब वो ऊपर से नीचे देख रहा था तो नगर की जितनी भी चीज़ें थी वह उसे चूहे की भांति दिखाई दे रही थी। सूसा का मतलब है चूहे की, चूहा, है ना। बहुत छोटी सूक्ष्म दिखाई दे रही थी। पर्वत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लोग सब चूहे की जैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रहे थे। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया, है ना, नहीं ला पाया, और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वह कई बार गया उसके पास, लेकिन उसको वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। और क्यों? क्योंकि वह अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर पाया। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन मिले, है ना। राजा ने उसे कहा कभी कि भाई तुम्हें तो वहाँ जाकर जो है अरट्टा के शासक से जाकर यह बहुमूल्य सामान लाने ही हैं, है ना। यह धमकी भी दी और उसे यह भी कहा यदि तुम लेकर आ जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ उपहार स्वरूप दिया जाएगा। तो इस प्रकार उसे दोनों ही तरीकों से एन मरकर जो शासक था उसने कहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एनमरकर के आदेशों को घाल मेल कर दिया। तो इस प्रकार उसने जो एनमरकर के जो आदेश थे उनको जो है मिला लिया। इधर से मतलब उसको वो समझा ही नहीं पाया। इतनी बार जब वो इतना लंबा रास्ता तय करके गया और उसे जो शासक को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो है अब उसका दिमाग चकरा गया कि वो करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि एनमरकर का आदेश था, वो सब उससे मिक्स हो गया उसके दिमाग में, है ना। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टी का बनाई, है ना, एक पट्टिका बनाई, और जैसे आपको बताया पिछले भाग में जिस तरह पट्टिका थी वो, और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, है ना। अन्य स्थानों में नहीं था, मतलब, है ना, अन्य स्थानों में नहीं था, लेकिन मेसोपोटामिया में तो था। तो इसीलिए जो है उसने क्या किया,
राजा ने ही पट्टिका पर लिखा। क्या लिखा? उसने यह लिखा कि भाई उसे अपने शहर जो है उरुक नगर में बहुत सुंदर मंदिर बनाना है, तो इसलिए उसे बहुमूल्य चीज़ें, लाजवर्द और सोना चांदी हीरे जवाहरात हो चाहिए, तो इसीलिए आप इसे जो है वह दे दीजिए, मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने यह बात कही। तो आगे क्या होता है? आगे जो है, जब लिखी पट्टी का दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, तो उसने उसकी जांच की, है ना, उसे देखा, और उच्चारित शब्द जो है कील यानी कीलाकार शब्द थे, और ये उसे मतलब दिखाई दिया, है ना। उसे देखा कि जब उसने वह देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई, है ना, उसकी आईब्रोज ऊंची हो गई, वो देखता ही रह गया, है ना, आश्चर्यचकित हो गया, और पट्टिका पर नज़र गड़ाए उसने रखी। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना भी नहीं आता था, वो तो अलग तरह से लिखते थे, है ना, और उनकी बात अलग थी। तो इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, है ना, और राजा ने ही शुरुआत की थी, क्योंकि और अन्य स्थानों के लोग, अन्य स्थानों के शासक भी नहीं जानते थे कि व्यापार होता क्या है। तो यह काव्य हमें बताता है कि लेखन कार्य जो था वह सूचनाएं इकट्ठी करने और दूर दूर सूचना भेजने का एक साधन तो था ही, और साथ ही यह मेसोपोटामिया की जो शहरी संस्कृति है उसकी उत्कृष्टता की झलक भी इससे हमें देखने को मिलती है ना, कि कितना उत्कृष्ट था, कितना समृद्धशाली शहर था, कि वह अपने नगर में मंदिर बनाना चाहते थे और उस मंदिर को बहुमूल्य हीरे जवाहरात लाजवर्द से सजाना चाहते थे। तो इस प्रकार बच्चों यह भाग समाप्त हुआ। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है, क्या मेसोपोटामिया की के लिखा है बच्चों, के सभी लोग साक्षर थे, है ना, और कारण सहित आपको इसका उत्तर देना है। मेसोपोटामिया के सभी लोग क्या साक्षर थे, इसको आपको बताना है, और थे तो क्यों थे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे, यह बताना है। अगला है, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मार्कर के साथ क्यों जोड़ा जाता है ना, एन मार्कर के साथ क्यों जोड़ते हैं व्यापार की पहली घटना को, और इसे आपको विस्तार से बताना है। यही आपको जो महाकाव्य के बारे में बताया भी, उसी को बच्चों अपने शब्दों में आपको लिखना है। आज का भाग सब बच्चों समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।